welcome back to my channel. For those who are new to my channel, let me tell you a bit about myself. My name is Neha God. I'm an assistant professor and I post law lectures on this channel. So today we're going to talk about certain tips and tricks that everybody should keep in mind while attempting MCQs. It could be a competitive exam, it could even be a class test. So today I'm going to give you 4 important tips. Now these 4 important tips are going to be helpful to you for any competitive exam, especially those which have MCQs. Right now on my mind I have National Eligibility Test, which is NET. So if you're going to go for it, then I'm sure these tips are going to be very helpful to you. So tip number 1, always go for the section in which you are the most confident. तो हमें सबसे पहले क्वेश्चंस वो वाले सेक्शन में करने हैं जिस सेक्शन में हमें कॉन्फिडेंस है कि हमें आता है. इससे क्या होगा कि क्योंकि वो वाला सेक्शन हमें आता है, हम सारे आंसर्स सही से करेंगे and that will also give us a confidence boost which will be helpful for us in the later part of the exam. Tip number 2, attempt all the questions if there is no negative marking. So for example, in National Eligibility Test हमारे में कोई negative marking नहीं होती है. बिकॉज कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अगर हमने कोई क्वेश्चन गलत भी कर दिया तो उससे हमें कोई नुकसान तो हो नहीं रहा है. विच इज़ वाई क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है वी शुड अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन. हमें आता है कि नहीं आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. हमें वो वाले क्वेश्चन भी करने हैं जिसके आंसर्स हमें नहीं पता. सो टिप नंबर 2 इज दैट वी हैव टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस whether we know the answer or not. Tip number 3, do not waste time being stuck on one question. Suppose ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसे सॉल्व करने में हमें काफ़ी टाइम लग रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें उस क्वेश्चन पे अटकना नहीं है. अगर हमें समझ में आ रहा है दैट इट्स गोना टेक सम टाइम फॉर अस टू फाइंड आउट द राइट आंसर, उसको अभी के लिए छोड़ दो. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. उससे क्या होगा, हम लोग पहली बार में जितने क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर सकते हैं वो कर लेंगे एंड आफ्टर वी आर डन विद ऑल द क्वेश्चंस हमारे पास टाइम तो बचेगा ही. वी कैन ऑलवेज गो बैक एंड डू दोस क्वेश्चंस. नाउ इस टिप का फायदा क्या है? इस टिप का फायदा ये है दैट अगर हम एक क्वेश्चन पे फंसे रह जाते हैं, वी गेट स्टक ऑन वन क्वेश्चन, what would we be doing? We would be compromising with our time for the exam. उससे क्या होगा कि जो टाइम हम लोग दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगा सकते थे वो वाला टाइम हम सिर्फ इस क्वेश्चन में फंसे रहने में लगा रहे हैं. That's why अगर कोई क्वेश्चन में हम लोग फंस गए हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करें, तो उसको अभी के लिए छोड़ दो. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड जब बाद में हमारे पास टाइम बचेगा so we'll come back to it. एंड डेफिनेटली टाइम बचेगा बिकॉज हम लोगों ने सारे क्वेश्चन अभी किए नहीं हैं और जहाँ जहाँ पे भी हम फंस रहे थे वहाँ पे हमने टाइम वेस्ट नहीं किया है. तो ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे पास टाइम ना बचे एंड जो भी टाइम हमारे पास बचेगा दैट विल बी यूटिलाइज्ड टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस जहाँ पे हम अटके हुए थे. सो टिप नंबर 4, एलिमिनेशन मेथड. ऐसा मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन है जिसमें हमें समझ में आ गया है, वी ट्राइड एवरीथिंग एंड हमें ये समझ में आ गया है कि वो वाले क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे? हमने पहले इस बारे में बात कर ली है कि नेगेटिव मार्किंग अगर नहीं है तो हमें वो एक क्वेश्चन छोड़ने की जरूरत नहीं है. वो वाला क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है बिकॉज वी हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस इफ देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. करेक्ट? नाउ बिकॉज हमें वो वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और हमें आंसर नहीं समझ में आ रहा है, तो एक ही तरीका रह गया है, क्या? एक गेस लेना, एक तुक्का मारना. बट हम लोग कोई रैंडम ऑप्शन को हम लोग तुक्के में नहीं चूज करेंगे. वी कांट जस्ट चूज एनी ऑप्शन रैंडमली एज अ गेस, राइट? सो व्हाट विल वी डू? वी वुड कैलकुलेट कि हमें कौन सा ऑप्शन गेस करना है. सो इसमें हम लोग एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिमिनेशन मेथड? एलिमिनेशन मेथड का मतलब ये है कि इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आउट कि कौन सा आंसर सही आंसर है, हम ये पता लगाएंगे कि कौन सा आंसर सही नहीं है. अगर हमें ये कॉन्फिडेंटली पता है कि ऑप्शन नंबर बी आंसर नहीं है, तो अब हमें चूज किस में से करना है? ए, सी और डी में. फिर हम देखेंगे ए, सी और डी में से कौन सा नहीं हो सकता है. अगर हमें ये समझ में आ जाता है कि सी वो ऑप्शन नहीं है, तो हमें अब ए और डी में चूज करना है. करेक्ट? तो इससे क्या फायदा होता है? इससे फायदा ये होता है कि पहले जब हम लोग आंसर्स चूज कर रहे हैं व्हिच वन इज द राइट आंसर, वी हैव टू चूज आउट ऑफ 4 ऑप्शंस. तो सही होने का जो प्रोबेबिलिटी है, मैं थोड़ा मैथ्स में घुस रही हूँ, अगर सही होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 25%. ठीक है, 1/4 की प्रोबेबिलिटी है. नाउ जब हम लोगों ने 2 ऑप्शंस निकाल दिए कि हमें ये पता है दैट ये 2 ऑप्शंस का करेक्ट आंसर नहीं है, तो अब क्या होगा? हमें से 2 ऑप्शन से चूज करना पड़ेगा. उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा ये होगा कि जहाँ पे हमारा सही आंसर होने का सिर्फ 25% चांसेस थे, अब हमने उसको एलिमिनेशन मेथड लगा के 50% चांसेस कर दिए. सो अगर हमें कोई गेस लेना है तो हमें कोई रैंडम गेस नहीं लेना है. वी हैव टू अप्लाई एलिमिनेशन मेथड एंड देन मेक अ गुड कैलकुलेटेड गेस. ऑलराइट, सो बिफोर आई लीव आई वुड लाइक टू गिव यू जस्ट वन मोर टिप व्हिच इज टिप नंबर 5. टिप नंबर 5 टॉक्स अबाउट इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन. सो अगर हम लोग कोई कंपैरेटिव एग्जाम दे रहे हैं जिसमें इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है, तो उसमें क्या करना है? हमें
Many a times people read the comprehension first and then try to attempt the question. हमें क्या करना है, हम पहले comprehension नहीं पढ़ेंगे, हम पहले questions पढ़ेंगे and then हम comprehension पे जाएंगे. उससे क्या होगा, अगर हम पहले comprehension पढ़ते हैं, उसके बाद हम question पढ़ते हैं, तो उससे क्या होता है, हम पहले comprehension पढ़ लिया तो हमने उसमें time waste किया. उसके बाद हम लोग जब questions पढ़ रहे हैं तो we have to anyway go up to the comprehension again and then find out the answers, correct? तो क्या हो रहा होगा, हम लोग यहाँ पे 2 बार कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हैं, तो पहले जो हमने कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा था उसमें हम लोगों ने टाइम वेस्ट कर दिया. एक बेटर तरीका ये है दैट इंस्टेड ऑफ रीडिंग द कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट, पहले हम लोग क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं. उससे क्या होगा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चंस किस चीज से रिलेटेड आ रहे हैं, करेक्ट. फिर जब हम कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते टाइम हमें समझ में आ जाएगा कि ओके इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, तो हम लोग कॉम्प्रिहेंशन पे एक अंडरलाइन कर सकते हैं उस पर्टिकुलर वर्ड पे, जिस वर्ड को देख के आपको समझ में आया है कि इस पे क्वेश्चन आया था. उसके बाद क्या होगा कि आपने क्वेश्चन पहले पढ़ लिए हैं, फिर आपने कॉम्प्रिहेंशन पहले पढ़ लिया, करेक्ट. जब आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के अंडरलाइन करेंगे तो जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे वहां पे आप फिर से कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. So this is how you will be saving time in reading comprehension. And there is one more bonus tip for you for preparation. So in case you're good at making notes, what usually people do is जब वो लोग notes बनाते हैं तो वो सिर्फ एक बार notes बनाते हैं और उसे ही बार-बार पढ़ते रहते हैं. What I can tell you is that instead of just making one note from your book and reading that again and again, हम ये कर सकते हैं that हमने जो note बनाया है, जो notes बनाए हैं, उस नोट्स के भी हम नोट्स बना सकते हैं एंड देन जो हमने नोट्स के नोट्स बनाए हैं उसके भी हम और शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं. ये हम तब कर सकते हैं if we have a lot of time in our hands. So if you have a lot of time in your hand for a certain competitive examination or even for your curriculum examination, तो उस केस में हम क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे, नोट्स के नोट्स बनाएंगे, नोट्स के नोट्स के नोट्स बनाएंगे एंड अगर आप चाहो तो और भी आगे जा सकते हैं. We can go so on. Now इसका फायदा ये होता है that लास्ट में जब आप नोट्स को और शॉर्ट करेंगे, फिर और शॉर्ट करेंगे, फिर और शॉर्ट करेंगे, तो उससे क्या होगा, लास्ट में जाके सपोज कल आपका एग्जाम है तो एग्जाम से एक दिन पहले इंस्टेड ऑफ रीडिंग दोज लॉन्ग नोट्स, इंस्टेड ऑफ रीडिंग सो मेनी पेजेस, आपके पास एक टाइम बाद सिर्फ एक पेज होगा जिसमें आपने सारा का सारा कोर्स उस एक पेज में फिट कर रखा है. तो एग्जाम से एक दिन पहले आपको एक पेज 100 बार भी पढ़ लेंगे तो भी आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होगा. So that's all for today. I really hope that these tips prove to be helpful to you in your examination. If you have any questions, you can post your questions in the comment section below and I'll try to get back to you as soon as possible. In case you want to get in touch with me directly for online classes or anything, you can contact me through the number on the screen. I'm coming up with more videos to make studying a bit easier for you. Till then, you all can try these tips at home on your practice papers, mock tests or even your class test. And do not forget to let me know how it went for you in the comment section below. Till then, stay safe, stay healthy and keep studying.